विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यावसायिक बजटन बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरंभ किया था और इसके अंतर्गत हम पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, आज हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने कर पश्चात लाभों को पूर्ण रूपेण अंशधारियों में नकद लाभांश के रूप में वितरित न करके इन लाभों का एक हिस्सा ही वितरित करती है और शेष भाग को व्यवसाय में ही प्रतिधारित कर लेती है। इस प्रकार वर्ष प्रतिवर्ष कंपनी इस साधन से वित्त पूर्ति के लिए पर्याप्त कोषों का निर्माण कर लेती है। यद्यपि कंपनी को इन कोषों के लिए प्रत्यक्षतः कोई लागत नकद में नहीं चुकानी पड़ती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूंजी लागत रहित है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये जो पूंजी है वो लागत रहित है। यदि कंपनी अपने संपूर्ण लाभों को नकद में वितरित कर देती और इन कोषों का निर्माण नहीं करती तो क्या होता? तो अंशधारी प्राप्त राशि को किसी अन्य कार्य में विनियोजित कर देते तथा उससे लाभ प्राप्त करते। इसलिए अतः प्रत्येक अंशधारी इन प्रतिधारित अर्जनों पर कंपनी से उतनी आय की अपेक्षा रखता है जितनी उसे इसके प्राप्त होने पर वैकल्पिक विनियोजन से प्राप्त होने वाली आय से वंचित रहना पड़ता है। यह वंचित या त्यागी गई आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत है। लेकिन विद्यार्थियों, यहां पर तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु यहां तीन बातों पर विशेष ध्यान हमें देना होगा। पहला, प्रत्येक अंशधारी को प्राप्त लाभांश की राशि पर व्यक्तिगत आय पर लागू दर से आयकर देना होगा। इससे उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि आयकर की राशि से कम हो जाएगी। अतः लाभांश की राशि में से आयकर घटाकर शेष राशि के वैकल्पिक विनियोजन से होने वाली आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी। प्रथम, प्रत्येक अंशधारी को प्राप्त लाभांश की राशि पर व्यक्तिगत आय पर लागू दर से आयकर देना होगा। इससे उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि आयकर की राशि से कम हो जाएगी। अतः लाभांश की राशि में से आयकर घटाकर शेष राशि के वैकल्पिक विनियोजन से होने वाली आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी। दूसरा जो बात ध्यान रखने योग्य है वो है विद्यार्थियों, इस लाभांश के विनियोजन पर अंशधारी को दलाली आदि के रूप में कुछ व्यय भी करना पड़ता है, जिसके कारण उसके पास विनियोजन योग्य राशि कम हो जाती है। तीसरी बात, इस लाभांश के वितरण के फलस्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्वधारित अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसे पूंजीगत लाभ की प्राप्ति होगी। यदि अंशधारी को इस पूंजीगत लाभ पर आयकर देना पड़ता है तो इसे हम अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर ही पूंजी की लागत ज्ञात करेंगे। तीसरा बिंदु विद्यार्थियों यहां पे है कि इस लाभांश के वितरण के फलस्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्वधारित अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसे पूंजीगत लाभ की प्राप्ति होगी। यदि अंशधारी को इस पूंजीगत लाभ पर आयकर देना पड़ता है
तो इसे अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर ही पूंजी की लागत ज्ञात की जा सकती है। कंपनी के अंशधारी आयकर की अलग अलग सीमाओं में आते हैं। उन सब के लिए एक अनुमानित औसत व्यक्तिगत आयकर दायित्व मानकर ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वो ये है, CR यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत बराबर D ब्रैकेट में 1 माइनस TI ब्रैकेट में 1 माइनस B डिवाइडेड बाय MP यहां ब्रैकेट में 1 माइनस TC इनटू 100। अब विद्यार्थियों इस फॉर्मूले को डिटेल में समझेंगे। पहला D का मतलब क्या है, यहां पे प्रतिधारित अर्जनों के स्थान पर वितरित किया जा सकने वाला लाभांश। प्रतिधारित अर्जनों के स्थान पर वितरित किया जा सकने वाला लाभांश। TI का अर्थ है अंशधारियों की व्यक्तिगत आयकर दर। B का अर्थ है प्राप्त लाभांश के विनियोजन पर देय दलाली। और TC का अर्थ है अंशधारियों पर लागू व्यक्तिगत पूंजी लाभ कर दर। और MP का अर्थ है प्रति अंश बाजार मूल्य। तो विद्यार्थियों हमने इस फॉर्मूले को समझा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। CR इज इक्वल टू DI ब्रैकेट में 1 माइनस TI ब्रैकेट में 1 माइनस B डिवाइडेड बाय MP ब्रैकेट में 1 माइनस TC इनटू 100। यहाँ TC का अर्थ है अंशधारियों पर लागू व्यक्तिगत पूंजी लाभ कर दर। B का अर्थ है प्राप्त लाभांश के विनियोजन पर देय दलाली। TI का अर्थ है अंशधारियों की व्यक्तिगत आयकर दर। और D का अर्थ है प्रतिधारित अर्जनों के स्थान पर वितरित किया जा सकने वाला लाभांश। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इस फॉर्मूले को समझा। अब हम इसके कुछ प्रश्न करके देखेंगे। तो विद्यार्थियों हम इसके कुछ प्रश्न करके देखेंगे। तो यहां पे हम एक प्रश्न लेते हैं कि डिविडेंड पर शेयर हमें दे रखा है 9 रुपए। 9 रुपए। पर्सनल इनकम टैक्स रेट व्यक्तिगत आयकर दर ये हमें विद्यार्थियों दे रखी है 25%। ऐसे ही पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। और ये है 10%। तीसरा मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर यहां पे है 100। विद्यार्थियों इस प्रकार से हमें एक प्रश्न दे रखा है और हमें 4 तरह की जानकारी दे रखी है कि डिविडेंड पर शेयर है 9 रुपए। पर्सनल इनकम टैक्स रेट व्यक्तिगत आयकर दर 25%। पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट व्यक्तिगत पूंजी लाभ कर की दर। और मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपए।
हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत। तो विद्यार्थियों, हम कैसे निकालेंगे इसको याद करिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सी आर बराबर क्या है? डी ब्रैकेट में 1 माइनस टी आई ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे सी आर का, यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत का। तो वो है डी 1 माइनस टी आई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एम पी 1 माइनस। तो विद्यार्थी यहाँ पे ब्रोकरेज की जानकारी तो नहीं दे रखी, इसलिए हम दलाली की तो हम यहाँ पे इसका कोई अब हम इसको निकालेंगे। इसलिए सबसे पहले डी हमें दे रखा है 9 रुपए, 1 माइनस इनकम टैक्स की जो दर है वो दे रखी 25%, यानी 0.25। दलाली की जानकारी हमें ब्रोकरेज की नहीं दे रखी, इसको हम छोड़ देंगे। डिवाइडेड बाय एमपी कितना है 100 और ब्रैकेट में 1 माइनस जो कैपिटल गेन की टैक्स रेट है वो कितनी है 10%। तो 10% यानी 0.1 इंटू 100। और विद्यार्थी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.5%। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स यहां पे आ गई 7.5%। विद्यार्थियों, अब हम एक और प्रश्न करके देखेंगे। हमें एक प्रश्न दे रखा है यहां पे, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर हमें दे रखा है 15 रुपए। पर्सनल इनकम टैक्स रेट, पर्सनल इनकम टैक्स रेट हमें दे रखी है 25%। मार्केट प्राइस पर शेयर, वो हमें दे रखा है 110 रुपए। ब्रोकरेज, यहां पे विद्यार्थी ब्रोकरेज दे रखा है वो है ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। ये हमें दे रखा है 2%।
और हमें विद्यार्थियों हमें ये जानकारियां दे रखी हैं। डिविडेंड पर शेयर 15 रुपए, पर्सनल इनकम टैक्स रेट 25%, मार्केट प्राइस पर शेयर 110 रुपए, ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड 2%। अब हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत। तो आइए विद्यार्थियों हम निकालते हैं इसको याद करिए। CR यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत। CR बराबर D, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। CR बराबर D 1 माइनस TI ब्रैकेट में 1 माइनस B डिवाइडेड बाय MP और ब्रैकेट में 1 माइनस TC। तो इंटू 100 D 1 माइनस TI ब्रैकेट में 1 माइनस B डिवाइडेड बाय MP D ब्रैकेट में 1 माइनस TI ब्रैकेट में 1 माइनस B डिवाइडेड बाय MP 1 माइनस TC ब्रैकेट में 1 माइनस TC। तो विद्यार्थियों ये जो सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से अब हम इस प्रश्न को करेंगे। तो पहले सबको रख देते हैं यहां पे 15 1 माइनस 15 तो हमारा क्या है? डिविडेंड पर शेयर। अब 1 माइनस इनकम टैक्स की रेट कितनी थी? वो है 25% यानी 0.25 और ब्रैकेट में यहां पे आएगा 1 माइनस ब्रोकरेज कितना था? 2%, तो 0.02 डिवाइडेड बाय क्या? मार्केट प्राइस 110 और यहां पर पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट यानी व्यक्तिगत पूंजी लाभ कर दर नहीं दे रखी है, तो हम यहां इसको छोड़ देंगे इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हम 15 को 1 माइनस 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 1 माइनस 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम 110 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर यहां पे आएगा 10.02%। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने देखा कि यहां पे हमारा आंसर 10.02% है, यानी ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, प्रतिधारित अर्जनों की लागत है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत निकालेंगे। तो विद्यार्थियों आज की ई लेक्चर में हमने सीखा कि हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत किस प्रकार निकालें। आज की ई लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।